अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसे आप लोगों के फ़ाइनल के पेपर आने लगे हैं, तो आज हम स्प्रिंग 2024 का फ़ाइनल का जो पेपर था वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मॉडलिंग का। और उसमें कह रहा है कि एक सर्वर का लॉकर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्रीज था। उसमें कोई मसला हो गया जिसकी वजह से जो एयर कंडीशनिंग है वो सारी बंद हो गई और टेम्परेचर उसका राइज होना शुरू हो गया। 15 मिनट बाद टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर, जो बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें वो चार चीज़ें पूछ रहा है। एक के मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है, दूसरी चीज़ के हाफ आवर बाद 30 मिनट बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, और तीसरी चीज़ वो पूछ रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस जब रूम का टेम्परेचर रीच करेगा तो टाइम क्या होगा उस वक्त। ठीक है, और चौथी चीज़ वो पूछ रहा है कि ये जो सिचुएशन हो गई है, ये अलार्मिंग है कि नॉर्मल है, कि मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से भी इसको हैंडल कर लें तो हो जाएगा काम के, में जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा इसका। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले उसने हमें कहा कि जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, वो है 30 डिग्रीज। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास एट टाइम 0 वो 30 डिग्रीज है। उसके बाद टी एम टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट वो 25 डिग्री सेल्सियस है। और टी एट 15 मिनट्स, 15 मिनट के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले तो मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है, पार्ट ए तो था। मॉडल तो हमारे पास सादा है, टेम्परेचर वाला यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि टेम्परेचर का मॉडल, ठीक है। फिर और वो कहता है कि उसकी इक्वेशन बताएंगे क्या यूज़ होगी, तो वो है टी इक्वल्स टू टी एम प्लस टी माइनस टी एम टी की पावर के टी। टी माइनस टी एम को हम एज सी भी यूज़ करते हैं, तो वो वैसे भी यूज़ हो सकता है, तो सी भी लिखा सकता है, उसकी जगह सी भी लिख सकते हो, तो कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं है। तो अब हम सबसे पहले सी निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास इनिशियली टेम्परेचर क्या था, 30 डिग्रीज, तो सी हम यहाँ पे साइड पर लिख देते हैं। सी इक्वल्स टू टी माइनस टी एम। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री था, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 25, ये हमारे पास आ जाता है 5, तो सी हमारे पास आ गया 5। हम इस पूरी टर्म की जगह 5 यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी के ऊपर, जिसमें वो कहता है कि 30 डिग्री जो 30 मिनट्स हैं उसके ऊपर हमारे पास जो है टेम्परेचर कितना हो जाएगा आधे घंटे बाद। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि 15 मिनट्स के ऊपर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो इससे हम यहाँ से के निकाल सकते हैं। तो टी ऑफ 15 इक्वल्स टू 25 प्लस सी आना, सी की जगह हम 5 डाल देते हैं। ये टी एम था, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये टी एम, तो वो हमारे पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 हमने लिख दिया। और ई की पावर के टी, टी हमारे पास 15 मिनट्स है, ये यहाँ टी ऑफ 15, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 40 इक्वल्स टू 25 प्लस 5 ई की पावर के टी। अब 25 उधर जाके 40 में से माइनस होगा, तो 40 माइनस 25 इक्वल्स टू 5 ई की पावर के टी। 40 में से 25 माइनस करें 15 बचता है, 5 ई की पावर के टी, 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू ई की पावर के टी। दोनों साइडों में हम लॉग लेंगे, तो लॉग ऑफ 3 लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो पावर की चीज़ है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो के टी इधर आ गया। अब हमने के निकालना है, तो टी इधर मल्टीप्लाई और सेट जाके डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय e इक्वल्स टू के। टी हमें पता है, यहाँ पे हमने देखा है टी हमारे पास 15 है, तो के इक्वल्स टू log 3 ओवर 15 आ जाएगा। के हमारे पास आ जाएगा 0.07324। अब हमने यहाँ पे के निकाल लिया, तो अब हम जो है आगे वो निकाल सकते हैं कि 30 मिनट्स के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर कितना हो। तो हमारे पास के आ गया है ये। अब वो आगे जो हमने फाइंड करना है 30 मिनट्स के ऊपर क्या टेम्परेचर आता है, 30 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है, उस पर हमारे पास क्या टेम्परेचर आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि
टी ऑफ 30 इक्वल्स टू टी एम प्लस सी की पावर के टी। सी हमने पहले फाइंड कर लिया, टी एम हमें पता है, टी एम हमारे पास 25 है, सी हमारे पास 5 है, के टी आ गया हमारे पास। ये आ जाएगा 25 प्लस 5 टी की पावर के का हमारे पास 0.073240 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये अब हमारे पास आ जाता है 9। यहाँ से हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ जाता है, और जब हम उसको ऐड करेंगे तो ये 70 डिग्री आ जाता है। तो एट 30 मिनट्स 30 मिनट में हमारे पास रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री हो जाएगा। फिर वो कहता है कि पार्ट सी के अंदर के टाइम क्या होगा अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्रीज हो जाता है, तो टाइम फाइंड करो किस टाइम हमारा टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक पहुंच चुका हो। तो इस पर भी हम यही फार्मूला लगेगा हमारा इसी तरह, टी ऑफ टी अब हमने टाइम फाइंड करना है, 25 प्लस 5 e की पावर के टी। अभी तक हमारे पास टी नहीं है, टी ऑफ टी किस टाइम पे 50 डिग्रीज पहुंचेगा, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 50 डिग्रीज आ गई। अब ये 25 प्लस 5 e की पावर में के और टी आ जाएगा, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 5 e की पावर के टी। ये हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 5 e की पावर के टी। 5 मल्टीप्लाई उधर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के टी ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू e की पावर के टी। क्योंकि हमने टी निकाला तो मतलब साइड को लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ऑफ 5 इक्वल्स टू के टी। टी निकालना के की वैल्यू हमारे पास है, तो टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमारे पास वही है 0.073240 जो हमने फाइंड की थी। जब हम इनको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 21.974 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 मिनट्स के अंदर उसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और पार्ट डी जिसमें वो कह रहा है कि सिचुएशन अलार्मिंग है, ऑफकोर्स सिचुएशन अलार्मिंग है। 30 मिनट में वो 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा है, तो घंटे के अंदर अंदर वो जो है 140 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ये, तो ऑफकोर्स सिचुएशन अलार्मिंग है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि बाय चेकिंग द लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ द गिवन फंक्शन राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इक्वेशन ऑन द इंटरवल्स। अब वो कह रहा है कि इसकी जनरल सोल्यूशन जो है ना वो मुझे लिख के, तो जनरल सोल्यूशन उस फॉर्म का होता है वो C1 C2 वाली फॉर्म का, अगर आप लोगों को याद हो तो उस फॉर्म का होता है जनरल सोल्यूशन। तो आपने सिर्फ जो है यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखना है। उसने आपको वैल्यूज़ दी हुई है, अगर हम इसको ये जो इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं e की पावर x cos 2x और e की पावर x sin 2x, ये भी इन्हीं से आपका जनरल सोल्यूशन बनता है। बस आपने C1 और C2 लगा देना, C1 e की पावर x cos 2x प्लस C2 e की पावर x sin 2x, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सब आपने लिखना है कि y इक्वल्स टू C1 e की पावर x cos 2x प्लस C2 e की पावर x sin 2x। दैट इज़ द आंसर। जनरल सोल्यूशन उसने पूछा था, ये जनरल सोल्यूशन है। बट अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो हम इसको पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि आंसर इसके यही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा m² माइनस 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कहीं मिड टर्म ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं होती, तो यहाँ हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। बी हमारे पास ये वाली टर्म होती है, a इसका कोफिशिएंट होता है, c ये होता है कांस्टेंट। तो मिडिल का कोफिशिएंट 2 है, -2 है, तो ये -2 प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर वो भी 4 होता है, -4ac। a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 5 है, तो 4 5 20, ये -20 आ जाएगा ओवर 2a। a हमारे पास 1 है, तो वो 2 आ जाएगा ऐसे। तो इसके बाद आगे आप
4 माइनस 20 माइनस 16 बचता है, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 ओवर 2। तो 4 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, और उसके साथ क्योंकि माइनस है तो 4 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ओ सच ये 4 नहीं आना, ये 2 था, माइनस 2 था, वो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा ओवर 2, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, जो कि हमारा यही बनता है c1 e की पावर x cos 2x प्लस c2 e की पावर x sin 2x। तो इस तरह सॉल्व करके भी जनरल सोल्यूशन हमारा वही है जो उसने हमें ऊपर वैल्यूज पहले से दी हुई थी, तो हमने वहाँ से पहले ही जनरल सोल्यूशन ही लिख दिया, तो वो एक ही बात है, आपने सॉल्व करके करना तो वो कर लो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में, बट अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि उसने सही दिया हुआ कि नहीं तो आप सॉल्व करके भी खुद भी कर सकते हो, वो मसला। बाकी नहीं तो उसने जो दिया हुआ वो भी आपका आंसर, सीधा सीधा बस एक लाइन का आंसर है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। अगले पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द सेकेंडरी सोल्यूशन। अब इसका जो है हमने वो, अच्छा दूसरा कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ये भी हमने चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए जो हमारे पास तरीका होता है वो ये होता है कि हम अपना ये w निकालते हैं, w इज इक्वल टू y1 y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव। जो y1 y2 हैं वो हमारे वही हैं जो हमने निकाले थे, e की पावर x cos 2x और e की पावर x sin 2x, ये हमारे y1 y2 हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, ये आ जाएगा e की पावर x cos 2x और ये आ जाएगा e की पावर x sin 2x। यहाँ पे नीचे हम इनका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वो लगेगा e की पावर x cos 2x माइनस 2 sin 2x और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x sin 2x प्लस 2 cos 2x। हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगा e की पावर x cos 2x, ये मल्टीप्लाई होगा e की पावर x sin 2x प्लस 2 cos 2x और माइनस e की पावर x sin 2x, ये मल्टीप्लाई होगा e की पावर x cos 2x माइनस 2 sin 2x इसके साथ, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी e की पावर 2x cos 2x sin 2x प्लस 2 e की पावर 2x cos square 2x माइनस e की पावर 2x sin 2x cos 2x माइनस 2 e की पावर 2x sin square 2x। वो हो गया ये, अच्छा हाँ आगे हम जब हम ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास बचेगा 2 e की पावर 2x cos 2x प्लस 2 e की पावर 2x sin 2x sin square 2x। तो यहाँ से 2 e की पावर 2x हमारे कॉमन आ जाएगा, cos square 2x प्लस sin square 2x, cos
cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास पीछे 2e की पावर 2x बच जाएगा। तो अब क्योंकि ये 0 नहीं आया तो इससे प्रूफ होता है कि ये इंडिपेंडेंट है। जब w अगर हमारा 0 आ जाए, w अगर 0 आ जाए तो वो डिपेंडेंट होता है, w अगर 0 ना आए तो वो इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज़ हमारी यहाँ से हो गई। फिर वो पार्ट बी के अंदर कहता है कि y1 आपको उसने दिया हुआ, कहता है कि y2 फाइंड करो, सेकेंडरी सोल्यूशन फाइंड करो। अब सेकेंडरी सोल्यूशन फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, तो अब वो फार्मूला क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, फार्मूला ये होता है कि y2 इक्वल्स टू y1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x ओवर y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है y2 फाइंड करने का, अगर आपको उन्होंने y1 दिया हो जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने दिया। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा y डबल बार प्लस 2y बार प्लस y इक्वल्स टू 0। जो भी चीज़ ये y बार के साथ जो भी उसका होता है ना कंपोनेंट, वो आपका p ऑफ x होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 हमारा p ऑफ x है। अगर y बार डबल बार के साथ, जो डबल बार है इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, x 2 3 7 8 कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पूरी टर्म को पहले उससे डिवाइड करोगे, क्योंकि y डबल बार के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी और है तो आप पूरी टर्म को उससे डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद जो टर्म बनेगी वो उसमें जो y बार के साथ, सिंगल बार के साथ जो भी यहाँ पे होगा वो आपका p ऑफ x बन जाएगा। यहाँ पे तो क्योंकि अब इसके साथ कुछ है नहीं तो यही आपका 2 ही आपका p ऑफ x है। अब यहाँ पे आ जाओ तो और y1 उसने क्या दिया हुआ था, y1 उसने आपको दिया हुआ है x e की पावर माइनस x, तो ये आ जाएगा x e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 की हम इंटीग्रेशन लेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो होती है वो आप सबको पता है। यहाँ पे 2 है, x के साथ इंटीग्रेशन हो रही है तो x आ जाएगा यहाँ पे वापस हमारे पास, तो ये आ जाएगा x e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x। सिंपल सिंपल ये हमारे पास आ गया। और नीचे स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x, अब e की पावर ये माइनस 2x और e की पावर ये माइनस 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर। 1 ओवर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो इसको बस आपने ऊपर ले जाना है, तो आप उसको ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये x माइनस स्क्वायर बन जाएगा। तो बाकी आगे जिस तरह आप पावर रूल लगाते हो वो लगा लो, तो आपके पास ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर माइनस x। ठीक है, जिस तरह हम इसको पावर रूल अगर हम लगाते हैं तो ये देखो x माइनस 2 पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय पावर और उसमें एक ऐड, ये x की पावर माइनस x, ये आ जाएगा x की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1। तो आपके पास एक माइनस आ गया शुरू में, x e की पावर माइनस x, और ये आ जाएगा 1 ओवर x, ये 1 ओवर x से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस x। तो हमारे पास y2 क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस x। तो हमने यहाँ पे y2 भी फाइंड कर लिया। फिर वो कहता है पार्ट नंबर सी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कह रहे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के, तो उसने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन है y डबल बार माइनस 16y इक्वल्स टू 0। कहता है कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 है एंड y बार ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है, माइनस 2। तो जैसे हम इनको सॉल्व करते हैं हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 16, m स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर रूट ले लो, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया। यहाँ पे हम इसके जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस 4x प्लस c2 e की पावर 4x। आगे अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो y बार इक्वल्स टू माइनस 4 जो e का डेरिवेटिव बेसिकली है ना, c1 तो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रहेगा, e का डेरिवेटिव आएगा जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और फिर बाकी टर्म एज इट इज e की पावर माइनस 4x प्लस 4 c2 e की पावर 4x।
सिंगल डेरिवेटिव हो गया ये इसका। उसने हमें इनिशियल वैल्यू सिर्फ दो की दी हुई, एक y की और एक y के डेरिवेटिव की। तो हमारे पास अब y भी आ गया, y का डेरिवेटिव भी आ गया। हम यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर y ऑफ 0 देखें हम, वो आ जाता है c1 e की पावर -4 और 0 प्लस c2 e की पावर 4 और 0। जिसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये वैल्यूज दी होती है, x की वैल्यू होती है हमेशा। अब ये इसने क्या कहा था, y ऑफ 0 क्या होगा 2, तो 2 इक्वल्स टू, अब ये 0 -4 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो c1 ऐसे आ गया प्लस ये भी 1 हो गया, तो c2 ऐसे आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अगला, अब y बार 0 इक्वल्स टू -4c1 e की पावर -4 0 प्लस 4c2 e की पावर 4 ऑफ 0। ये आ जाएगा हमारे पास -2 e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4c1 प्लस और ये इसी तरह आ जाएगा 4c2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब वो कहता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ना बेसिकली हमने c1 और c2 की वैल्यूज निकालनी होती है। तो अब हम यहाँ से c1 और c2 की वैल्यूज, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम इनकी वैल्यूज अब निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 को ना मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 के साथ और मैं ऐड कर दूँगा उसको इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4c1 प्लस 4c2 इक्वल्स टू 8। इसके अंदर मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2, तो वो -4c1 प्लस 4c2 इक्वल्स टू -2। अब ये प्लस 4c1 -4c1 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 8c2 और ये हमारे पास आ गया 6। यहाँ से हमारे पास c2 आ जाएगा 6/8 which is equals to 3/4 3/4 होता है। अब जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको जो है हम वो अपनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, किसी में भी पुट करके तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारी थी c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 2। तो c1 c2 की हमने वैल्यू निकाल ली है, वो हमारे पास आ जाती है 3/4 इक्वल्स टू, तो c1 इक्वल्स टू 2 - 3/4, 4 एलसीएम आ गया, 8 - 3, ये आ जाता है 5/4। तो ये हमारे पास आ गया c1 5/4। अब हम इसको अपने इसके अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आ गया 5/4 e की पावर -4x, जहाँ जो जनरल फॉर्म हमने निकाली थी उसमें c1 c2 की हम वैल्यूज में पुट कर रहे हैं, प्लस 3/4 e की पावर 4x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। पार्ट डी बड़ा आसान सा, वो कहता है कि सिर्फ ना मुझे स्ट्रक्चर बना के दो, मतलब अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है। उसका ना मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दो, सोल्यूशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल सिंपल सा, अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट में क्या होता है, हम जनरल फॉर्म निकालते हैं और जो g ऑफ x होता है, जो इक्वल के आगे ये 8e(x) लिखा हुआ है, इसकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं बस। उसके बाद आगे हम उसको अनडिटरमिनेट मेथड, कोएफिशिएंट वाले मेथड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कहता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ तक निकाल के दो कि आगे किस तरह होगा। तो हमने बस वहाँ तक निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाता है y डबल बार माइनस 5y बार प्लस 4y इक्वल्स टू 8 e की पावर x। अब m² माइनस 5m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अभी हम 8 e की पावर x को आगे नहीं लेकर आ रहे हैं, उसको हम बाद में करेंगे। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा m², उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, ये आ जाएगा 4m माइनस m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m कॉमन, m माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन, m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो m माइनस 1 और m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास m की दो वैल्यूज आ जाती हैं, m इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 4। दो वैल्यूज हमने यहाँ निकाल ली। हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाएगी
वाई पी इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 4x। अब इसके आगे हमारे पास है a e की पावर x, इसका हमने निकाला। अब हमने इसकी जनरल फॉर्म लिख लिया, तो इसकी जनरल फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है C2 e की पावर 4x इक्वल्स टू ये 8 में कॉन्स्टेंट तो वही आ सकता है, और e की पावर x एज e की पावर x आती है। एक पूरा टेबल है अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट का, वो आपके स्लाइड वगैरह में भी होगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यू यही आती है। बस ये इतना सा काम है, यहाँ तक आपने इसको करना, ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व करना और दैट्स इट। अब वो हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब दो मेथड है आपके पास, एक अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट का और दूसरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। कहता है कि इन दोनों में से जौन सा आपको सही लगता है ना उससे सॉल्व करो। तो हम यहाँ पे इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आसान लग रहा है उससे, हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमें ज़्यादा मसला ना हो। इक्वेशन है हमारी 4y डबल बार प्लस 36y इक्वल्स टू CSC ऑफ 3x। CSC इज कोसेकेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 3x। वो उसने आपको पेपर में भी इस तरह की ना छोटे मोटे हिंट्स दिए होते हैं, जैसे देखो कोसेकेंट इक्वल टू 1 ओवर साइन x वो दिया हुआ है। यहाँ पे उसने आपको ये देखो रिडक्शन फॉर्म में जो y2 का फार्मूला है वो उसने यहाँ दिया हुआ है। फिर आगे लैपलेस है, उसके कुछ फार्मूले उसने दिए हुए हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कुछ फार्मूले उसने दिए हुए हैं। चीज़ें उन्होंने दी होती हैं आपको बीच में, हिंट्स वगैरह छोटे बहुत दिए होते हैं ताकि ज़्यादा मसला ना हो कुछ चीज़ों में ना आपको। अच्छा, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये वाली टर्म अपनी निकाल लेते हैं बाहर। यह आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4, m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 ऑफ आयोटा। ये अब हमारे पास m की वैल्यू आगे हम यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म आयोटा में तो आ जाएगा yp इक्वल्स टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। अगर यहाँ पे आयोटा के आगे कोई वैल्यू होती है जैसे 1 2 3 कुछ भी होता तो उसके साथ हमारा पर यहाँ पे e की पावर 1 होता तो e की पावर x आता, 2 होता तो e की पावर 2x आता, इस तरह भी कुछ आता। मगर क्योंकि हमारे पास आयोटा के अलावा रियल टर्म नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, तो साइन और कॉस आएंगे सिर्फ। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमने वाई पी फाइंड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फार्मूले में y इक्वल्स होता है वाई पी प्लस वाई सी, सी के हमने वाई सी फाइंड किया, सॉरी। तो वाई पी का फार्मूला होता है हमारे पास u1 y1 प्लस u2 y2। अब ये जो c1 के साथ टर्म है ये हमारी y1 है, ठीक है, और जो ये c2 के साथ टर्म है ये हमारी y2 होती है, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया अब u1 और u2 ये कहाँ से आएंगे। इनको फाइंड करने का तरीका होता है, पहले हम w निकालते हैं। w हमारे पास आता है y1 y2 y1 बार y2 बार, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा cos 3x sin 3x। cos का डेरिवेटिव होता है -3 sin 3x। 3 -3 यहाँ से इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 3 था, और sin का हो जाता है cos, तो ये आ जाएगा 3 cos 3x। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा cos मल्टीप्लाई का cos, ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर 3x और माइनस, अब ये -3 साइन स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर 3x। 3 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास w आ गया 3। ये हमने w फाइंड कर लिया।
अब हम फाइंड करेंगे W1। W1 क्या बुला, W1 भी आसान है, ये आ जाएगा y1 का डेरिवेटिव यहाँ पे ना ऊपर 0 और नीचे जो है ना आपका जो इक्वल्स के साथ लिखा होता है ये वाली टर्म जो है, ठीक है, ये जो भी टर्म लिखी हो, यहाँ पे कोसेकेंट 3 लिखा हुआ है, तो अभी हमारा यहाँ पे ही जो है ये आएगा कोसेकेंट 3 जो भी टर्म लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, उसको हम g बोलते हैं, जो भी टर्म होगी वो यहाँ आ जाएगी। और फिर हम इसका दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, y होता है हमारे पास cos 3 और ये आ जाएगा -3 sin 3 0 secant 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 3 secant 3 और इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था -0 0 हो जाएगी, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब cos 3 और कोसेकेंट क्या होता है हमारे पास 1 ओवर sin 3 तो cos ओवर sin क्या बनता है हमारे पास cot, ये आ जाएगा cot 3 ये हमारे पास आ गया cot 3 ये हमारा W1 आ गया। अब इसी तरह हम जो है वो W2 फाइंड करेंगे, तो अब ये cot 3 आ गया। अब हम आगे फाइंड करेंगे W2 भी बिल्कुल इजी है। उस अब W1 में पहले y1 और y1 बाहर आ रहा था, अब W2 में यहाँ पे अब 0 और आपका g आ जाएगा जो कि हमारे पास अभी कोसेकेंट 3 है, और यहाँ पे हमारे पास y2 और y2 बाहर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास sin 3 और ये आ जाएगा कोसेकेंट 3 और ये आ जाएगा 3 sin 3 cos 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया sin 3 कोसेकेंट 3 आपको पता है साइन और कोसेकेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। सब में यहाँ पे लिखा 1 ओवर साइन होता है, तो ये 1 ओवर साइन होता है, तो साइन डिवाइड बाय साइन इज 1, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा W2। हमने W1 W2 वगैरह ये सारे क्यों निकाले, तो अब जैसा हमने उसमें देखा था, हमने पीछे फार्मूला देखा है YP का, वो होता है U1 Y1 प्लस U2 Y2, तो U1 का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है W1 ओवर W, इस वजह से हमने W1 W2 वगैरह सारे निकाले। अब W1 हमारे पास क्या है, W1 हमारे पास आया था cot 3 ओवर W हमारे पास क्या था 3। अब ये क्योंकि डेरिवेटिव है तो हमें तो सिर्फ U1 चाहिए, हमें उसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो U1 इक्वल्स टू ये 1 और 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot 3 की इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर 3 log ऑफ sin 3 तो ये 1 ओवर 3 1 ओवर 9 log ऑफ sin 3 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ गई। और इसी तरह जो U2 डेरिवेटिव होता है वो होता है W2 ओवर W, तो इसकी भी हमें सिर्फ U2 चाहिए, नॉट U2 का डेरिवेटिव, तो इसकी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ U2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन W2 हमारा क्या था -1 और ये था W3, तो U2 इक्वल्स टू -1 ओवर 3 ये एज अ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन d ऑफ x के साथ हो रही है तो वो आ जाएगा x आ जाएगा -x ओवर 3, ये हमारे पास U2 आ गया। U2 भी हमने निकाल लिया, U1 भी हमने निकाल लिया, अब पीछे क्या रह गया YP निकालो, तो अब हम YP निकालते हैं, तो YP इक्वल टू U1, तो वो आ जाएगा log ऑफ sin 3x डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय y1। अब y1 हमारे पास क्या था, y1 हमारे पास था cos ऑफ x, तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस U2 हमारे पास आया
3 और y2 था हमारे पास sin 3 x। अब ये हमने निकाल लिया, हमारे पास y था yc प्लस yp, तो ये आ जाएगा c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x प्लस, अब ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, तो log ऑफ sin 3x cos 3x डिवाइडेड बाई 9, ये माइनस था, माइनस के साथ हो जाएगा तो माइनस x/3 sin 3x। ये हो गया हमारा। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, तो उसका आंसर आ गया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे वो क्या कहता है कि पावर सीरीज है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लास में कराई होगी, बिल्कुल वैसी तरीके से मैं भी कराऊंगा, और इसमें स्टेप्स हैं, आपने वो स्टेप्स याद रखने हैं। तो पावर सीरीज समझने से बहुत लंबा लगता है बच्चों को, क्या सवाल है जी, इतना ज़्यादा पढ़ा है वो। वैसे कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स के रटे बस लगा लो और वैसे कर लो तो वो हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है उसका। अच्छा जी, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वाई डबल बार माइनस 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डबल बार माइनस 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है पर इसके कुछ स्टेप्स हैं वो याद रखो तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये 3 ज़रूर लिखने हैं। एक y की वैल्यू इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n इक्वल्स 0 इन्फिनिटी c बेस n x की पावर n। फिर इसका डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पे एक वैल्यू, पहला एक डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 आ गया, अगर 2 लेंगे तो n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। c बेस n n x की पावर n, फिर डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 आ गया, ये c बेस n n इंटू n माइनस 1 x की पावर n। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये ज़रूर लिखनी है। फिर उसके बाद अब ये जो हमने तीनों फॉर्म्स लिख ली हैं, हम अपनी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। y डबल डेरिवेटिव की फॉर्म ये आ गई, y की फॉर्म ये आ गई। अगर सिंगल डेरिवेटिव होता तो वो ये होता, ये भी लिखा जाता, हम इन सबको उस इक्वेशन में लिख देंगे। तो y डबल डेरिवेटिव की जगह अब आ जाएगा n इक्वल्स टू 2 c बेस n n n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस x, अब y की जगह इसकी बेस ये फॉर्म आ जाएगी, n इक्वल्स टू 0 c बेस n x की पावर n इक्वल्स टू 0। अब ये 1 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 2 c n n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है, और n अब प्लस x इस टर्म पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 0 c ऑफ n, x मल्टीप्लाई हो रहा था, एक तो x की पावर n हमारे पास है, एक और x मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x की पावर है 1, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो हम पावर्स को ऐड करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अब यहाँ में हम इसके अंदर साइन खोल देते हैं, n इक्वल्स टू 2 c ऑफ n n माइनस 1 x पावर n माइनस सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 0 c ऑफ x n प्लस माइनस का साइन अंदर आके तो माइनस हो जाएगा,
ऑफ एन एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब हमने तो ये यहाँ पे -2 आना सच, ऊपर भी मैंने -2 किया, हाँ सॉरी, यहाँ पे -1 आता है, यहाँ पे -2 आता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट इसको याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ना, अब देखो एक टर्म हमारे पास जो है वो, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है, और एक टर्म हमारे पास ये है। इन सब में जो x की पावर्स है ना, वो देखो डिफरेंट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने केस निकालना है। अब k इक्वल्स टू एक के हम निकालेंगे जिसको हम इक्वल करेंगे n-2, जो इसकी पावर है वो सिर्फ इस वाली टर्म, ये वाला k सिर्फ इस वाली टर्म के लिए अप्लाई होगा। फिर एक और k लेंगे हम, वो इक्वल्स होगा n के जो इस x की पावर है ये, फिर हम एक और k लेंगे जो इस वाले x की पावर के इक्वल होगा n+1। यहाँ से जो है वो हम n की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे n आ जाएगा k+2 के इक्वल, यहाँ पे ये यही रहेगा, और यहाँ पे n आ जाएगा k-1 के इक्वल। ये हम इसलिए k की फॉर्म में करेंगे क्योंकि हम इन सब की जो सारे x की पावर्स है ना, ये हमें सेम चाहिए ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है सारे x की जो पावर्स है ना वो सेम हो जाएंगी। ये देखते जाए सिग्मा, अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है, k, इस वाली टर्म के लिए n हमारे पास क्या है, k+2, तो हम यहाँ पुट कर देंगे k+2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी c ऑफ n। अब यहाँ इस वाले n की जगह भी k+2 आ जाएगा, फिर k+2 और k+2 2-1 और x k+2 -2 माइनस सिग्मा k इक्वल्स टू 0 k x की पावर k, माइनस इस वाली टर्म के लिए n की वैल्यू k थी तो यहाँ पे सिर्फ k आया, इस वाली टर्म के लिए n की वैल्यू k-1 है, तो इस वाली टर्म को अब हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम n की जगह k-1 पुट करेंगे। यहाँ पे आ गया c की बेस k-1, x की पावर k-1 +1 इक्वल्स टू 0। हम इन सब की पावर सॉल्व कर लेते हैं। k+2 इक्वल्स टू 2 है, 2 उधर जाके माइनस होगा, वो 0 हो जाएगा, तो सिग्मा k इक्वल्स टू 0, c k+2 बेस में आ गया, ये आ जाएगा k+2 +2 -1 तो k+1 x k+2 -2 वो 0 हो गया, ये k बच गया, माइनस इस वाली टर्म में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ऐसे की ऐसी रहेगी, माइनस ये -1 हो रहा तो जाके +1 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 1, c बेस k-1 x -1 +1 ये k आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आगे अब हमने सारी x की जो पावर्स है वो सारी हमने सेम कर दी। अब जो सिग्मा के नीचे वैल्यूज़ है ना, जैसे k इक्वल्स टू 1 है, k इक्वल्स टू 0 है, k इक्वल्स टू 0 है, इनको अब हमने सेम करना है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की, जैसे ये k इक्वल्स टू 0 है, इसको हम k इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, मगर हम k इक्वल्स टू 1 को k इक्वल्स टू 0 नहीं बना सकते। तो हमारे पास जितनी भी k हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, अगर k इक्वल्स टू 2 होता तो फिर हम इन सबको k इक्वल्स टू 2 के इक्वल करते हैं। यहाँ में हमारे पास k इक्वल्स टू 1 सबसे बड़ा है इन केस इक्वल्स में, तो हम सिग्मा के नीचे जो जो बेस में वैल्यूज है उसमें k इक्वल्स टू 1 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम जितने ये k इक्वल्स टू 0 हैं इन सब को k इक्वल्स टू 1 के इक्वल करेंगे। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 के साथ एक दफ़ा, ठीक है, सेम वो ये आएगी, बस यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 आ गया।
k प्लस 2 k प्लस 1 x की पावर k, अब प्लस, अब हम दोबारा इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे, मगर हम सिग्मा वाली ये चीज़ नहीं लिखेंगे, और जहाँ जहाँ k है ना, यहाँ पे क्या था k इक्वल्स टू 0 है ना, तो वहाँ वहाँ हम k की जगह 0 पुट कर देंगे। तो c 0 प्लस 2 0 प्लस 2 0 प्लस 1 x की पावर 0। इसी तरह हम इधर भी करेंगे, सिग्मा पहले लिखा, इसको हमने 1 कर दिया, और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, माइनस, अब ये 0 था तो जहाँ जहाँ k लिखा वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिया, c की बेस 0 x की पावर 0 माइनस माइनस सिग्मा, ये वाली टर्म वैसे ही k इक्वल्स टू 1 है तो ये वैसे की वैसी ही आ जाएगी, इसको हमें और ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबसे हाईएस्ट है हमारे पास फिलहाल, भी आ जाएगा k माइनस 1 x की पावर k इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिग्मा वाली टर्म्स तो ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी, c बेस k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1 x की पावर k प्लस, अब ये देखो c 0 प्लस 2 c की बेस 2, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 1 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ही बचेगा, तो 2 c की बेस 1 x की पावर 0 0, तो वो हम लिखें ना लिखें 1 होती है बेसिकली, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो हम लिखें ना लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर माइनस, अब ये था c बेस 0 और x की पावर 0 1 हो गया, तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और ये माइनस c बेस 0 आ गया, फिर बाकी माइनस आगे वैसे ही टर्म्स आ जाएंगी, k इक्वल्स टू 1 ऊपर सिग्मा c की बेस k x की पावर k, और नीचे इसकी ये टर्म आ जाएगी माइनस सिग्मा k इक्वल्स टू 1 c k माइनस 1 x की पावर k इक्वल्स टू 0। अब हम देखें क्या किया कि सिग्मा भी सारे सेम हो गए, ऊपर इन्फिनिटी नीचे k इक्वल्स टू 1, ऊपर इन्फिनिटी नीचे k इक्वल्स टू 1, ऊपर इन्फिनिटी नीचे k इक्वल्स टू 1, और x की भी पावर सारी x की पावर k x की पावर k x की पावर k x की पावर k, हर जगह सारा ही सेम हो गया। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ से, एक तो 2c2 माइनस c0, ये एक चीज़ बाहर आ गई, और दूसरी चीज़ हमारी क्या बाहर आई है, सिग्मा k इक्वल्स टू 1, ये चीज़ हमारी इन सब पूरी टर्म्स में से कॉमन आ गई, ये आ जाएगा k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1, इधर से ये आ गया, अब इसके साथ एक सिग्मा था, इधर से ये आ जाएगा, ये हमारा है माइनस c के x की पावर k, और एक यहाँ से आ गया माइनस c की बेस k माइनस 1 x की पावर k इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये आ गई, यहाँ से हमारे पास अब c0 c1 c2 इन सब की वैल्यूज़ हम निकालेंगे, और फिर हमारा सवाल एंड को पहुँच रहा है। अब यहाँ से एक तो हमारे पास ये चीज़ 2c2 माइनस c0, ये 0 के इक्वल हो गई टर्म, दूसरी टर्म जो ये वाली है जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी, सॉरी ये इधर नहीं आता, सॉरी ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये चीज़ नहीं आएगी। तो c बेस k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 k प्लस 1 माइनस c बेस k माइनस c k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना c की बेस में, जैसे k माइनस 1 है, उससे बड़ा होगा k, उससे बड़ा है k प्लस 2, तो हम k प्लस c की बेस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अभी ये है c की बेस k प्लस 2, इसको हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो c k प्लस 2, ये दोनों इधर माइनस हो रहे हैं, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा c की बेस k
प्लस सी की बेस k माइनस 1, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इसके साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो k प्लस 2 और k प्लस 1, ये हो। अब इस वाली साइड से जो c की बेस सबसे बड़ी है उसको हम एक साइड पर रखेंगे, बाकी तो सारी चीज़ें दूसरी साइड पर ले लेंगे। ये आ जाएगा c0 c2 इक्वल्स टू c0 ओवर 2। हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई, c0 हमारे पास c1 और c0 की ना वैल्यूज़ नहीं आती है, हमें c0 c1 ही लिखने पड़ते, बाकी सब की c1 c0 के फॉर्म्स के अंदर वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। एक तो हमारे पास c2 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, बाकी जितने भी हैं ना उन सब की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप k को 1 से आगे पुट करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस k को पुट करी, तो ज़्यादा वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 वैल्यूज़ निकालो। जैसे मैं k को 1 2 और 3 पुट करके ना 3 वैल्यूज़ मैं यहाँ से निकाल लूँगा बस। तो जब हम k को 1 पुट करते हैं, k को मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो 1 प्लस 2 3, अब यहाँ पे c की बेस 1 प्लस 1 माइनस 1 c की बेस 0, और 1 प्लस 2 3 आ जाता, और 1 प्लस 1 2 आ जाता, 3 प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाता। तो c3 की वैल्यू क्या आ जाती है, c1 प्लस c0 ओवर 6। अब मैं इसको 2 पुट करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं अब इसकी जगह 2 पुट करूँ तो 2 प्लस 2 4, यहाँ पे 2 पुट करूँ तो c2 प्लस 2 माइनस 1 c1 ओवर 2 प्लस 2 4, और 2 प्लस 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 12, ये आ गया 12। अब c2 को देखो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है c0 ओवर 2, तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा c0 ओवर 2 प्लस c1 ओवर 12। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसका LCM ले लेंगे, तो ये आ जाएगा c0 प्लस 2 c1, और 2 नीचे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 बन जाएगा, तो c4 हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम 3 पुट करते हैं तो c5 इक्वल्स टू क्या था, k हमने 3 पुट किया, तो ये आ जाएगा 3 प्लस k माइनस 1 थी इसकी बेस, तो ये c2 आ जाएगा, ओवर में क्या था हमारे पास k प्लस 2 और k प्लस 1, k हमारा 3 है तो 3 प्लस 2 5, और 3 प्लस 4 1, तो वो क्या हो जाता है 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ में हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमारे पास c3 और c2 इन दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसको जो है ना हम वो यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो उसको हम पुट करते हैं, c3 की हमारे पास आ जाती है, c2 की आ जाती है c0 ओवर 2, और ये आ जाएगा माइनस प्लस c0 प्लस c1 6 ओवर 20, ये इसका हो गया। ये हमारा है c5। अब हम इसको आगे चलाते हैं, LCM ले लेंगे, वो 6 आ जाएगा, 3c0 प्लस c1 ओवर 20, ये हमारा बन जाएगा 4c0 प्लस c1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारा आ जाएगा c5। हमने जितनी वैल्यूज़ निकाली है ना, ये सारी आपने एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, और आपका आंसर आ जाएगा और पावर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ, तो
सीरीज हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू c0 x की पावर 0 प्लस c1 x की पावर 1 प्लस c2 x की पावर 2 प्लस c3 x की पावर 3 प्लस c4 x की पावर 4 प्लस c5 x की पावर 5 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलती जाती है, इट इज़ ऑफ नो एंड। तो हमने जितनी वैल्यूज निकाली उनसे कुछ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सारी पुट करना चाहते हैं सारी पुट कर दो वहाँ पे। तो c0 x की पावर 0 प्लस c1 x की पावर 1 प्लस c2 की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, c0 ओवर 2 तो x की पावर 2, c3 हमने क्या निकाला था, c1 प्लस c0 ओवर 6 x की पावर 3, और c4 हमने निकाला था c0 प्लस 2c1 ओवर 24 x की पावर 4, और आगे पुट कर दो बस, और आगे डॉट 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 डाल दो, ये आंसर है इसका। पावर रूल हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, लैपलेस। लैपलेस के उससे नीचे फार्मूलेस वगैरह भी दिए हुए, वो आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे। तो और बाकी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि लैपलेस है, फिर लैपलेस इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स में कैसे कर सकता हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बाकी ये आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो वो लैपलेस में उसने आपको सबसे पहले तो क्या इवेल्युएट करो, उसने आपको दे दिया और कह रहा है कि इसका लैपलेस लेके दिखाओ क्या बनता है। तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, लैपलेस पकड़ते हैं यहाँ से। तो पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, वो कहता है इवेल्युएट करो किसको, लैपलेस ऑफ cos 5t प्लस 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं लैपलेस ऑफ cos 5t को हम अलग कर देते हैं, ठीक है, और ये होल स्क्वायर है ना, इसका हम स्क्वायर खोल देते हैं। तो प्लस लैपलेस ऑफ, इसका हम स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 2ab तो 4t। अब cos 5t का उसने आपको नीचे फार्मूला दिया होगा कि cos का क्या होता है। cos at लिखा होगा, a की जगह हमारे पास 5 है, उसका फार्मूला होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो a हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस अब लैपलेस ऑफ 4 कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले जाएंगे, और t स्क्वायर प्लस लैपलेस ऑफ, इसके साथ क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस 4 और लैपलेस ऑफ t। इनके भी नीचे फार्मूले सबके दिए होंगे आपको, तो हमने बस फार्मूले देख के तो वो बस अप्लाई कर देंगे। तो टी स्क्वायर का फार्मूला, उससे उसका आंसर आता है 2 ओवर एस का क्यूब प्लस 1 वाला आपको देता है 1 ओवर एस माइनस 4 टी आपको देता है 1 ओवर एस स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया। ये 2 4 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 8 बन जाएगा, तो 8 ओवर एस क्यूब आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के ऊपर, इस क्वेश्चन के पार्ट बी के ऊपर, जो कि थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा लेंथी है। इस पे वो कहता है कि आपके पास ना y बार माइनस वाई इक्वल्स टू 2 cos 5t है, और आपके पास y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब हमने यहाँ पे लैपलेस लेना है किसका, इसका y के डेरिवेटिव का, माइनस लैपलेस ऑफ y
कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और लैप्लास ऑफ cos 5t। y डेरिवेटिव इसका भी फार्मूला उन्होंने आपको क्वेश्चन पेपर में नीचे दिया होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो y डेरिवेटिव का जो है वो उसने आपको फार्मूला दिया हुआ है लैप्लास का, और y डबल डेरिवेटिव के लैप्लास का भी उसने आपको फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे y डबल डेरिवेटिव यूज़ नहीं होना, बट ये आपको फार्मूलेज आएंगे और ये सारे लैप्लास के फार्मूले हैं। ये cos kt फार्मूला k स्क्वायर, जो 5 था हमारा यहाँ पे 5t था तो वो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये सारे फार्मूलेज वगैरह सारे दिए होते हैं पेपर में। अच्छा आगे हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाता है s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 माइनस इसका लैप्लास होता है y ऑफ s इक्वल्स टू 2 s ओवर s स्क्वायर प्लस 25, ये cos 5t का आ गया। अब यहाँ पे अब y ऑफ 0 उसने कहा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह आ जाएगा s y ऑफ s माइनस y ऑफ s इक्वल्स टू 2s ओवर s स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे y ऑफ s कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा s माइनस 1 y ऑफ s इक्वल्स टू 2s ओवर s स्क्वायर प्लस 25। s माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास y ऑफ s आ जाएगा 2s ओवर s स्क्वायर प्लस 25 एंड s माइनस 1। अब जो ये टर्म आ गई है ना हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म का हम लेंगे, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तब हमारा इसका आंसर आएगा। वैसे कोई लैप्लास का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे ना हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सके, तो हमें ना पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको लैप्लास के फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर हम उसको जो है फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ हमारे पास 2s ओवर s स्क्वायर प्लस 25 s माइनस 1 इक्वल्स टू अब a ओवर s माइनस 1 प्लस bx प्लस c bx bs प्लस c ओवर s स्क्वायर प्लस 25। बोथ टर्म ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई और ये हमारी क्वेश्चन ए आ गई। अब हमने क्या करना है, बोथ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय s स्क्वायर प्लस 25 s माइनस 1 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2s, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 25 से, प्लस ये आ जाएगा bs प्लस c मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1। हमें s माइनस 1 है, अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स टू 1 पुट करते तो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू a, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 25 और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये s माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 1 प्लस 25 26 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2 ओवर 26 which means a equals to 1 over 30। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बाकी दो टर्म्स को निकालने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को अब एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2s इक्वल्स टू a s स्क्वायर, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 25a प्लस b s, s से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b s स्क्वायर
माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी। हम सारे स्क्वायर्स वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, सिंगल पावर वालों को इकट्ठा और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा। तो 2s इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी एस प्लस 25a माइनस सी। ये आ गया हमारे पास। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने जो है 2s इक्वल्स टू a प्लस बी एस स्क्वायर, यहाँ से एस स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से हमारे पास एस बाहर आ जाएगा प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस सी एस और 25a माइनस सी। ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। एस स्क्वायर का हमारे पास दूसरी साइड पे स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब माइनस बी प्लस सी एस है इधर, वो 2 के इक्वल है, तो माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ सकती है। a था हमारे पास 1/13, तो b इज इक्वल्स टू माइनस a, सो b इक्वल्स टू माइनस 1/13। यहाँ से अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई, हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास माइनस 1/13 प्लस c इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 1/13 प्लस c इक्वल्स टू 2। ये चला जाएगा दूसरी साइड पे, तो c इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/13, c इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 13 का हम एलसीएम ले लेंगे, 13 2 26, 26 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 25/13। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 25/13 माइनस 1/13 और 1/13। ये तीनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। अब हम ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास थी 2s over s square plus 25 s minus 1 equals to a हमारे पास आया था 1/13, ठीक है, s minus 1 प्लस c था हमारे पास 25/13, और उससे पहले हमारे पास b था, तो bs प्लस c, तो b है हमारे पास माइनस s/13 प्लस 25/13, और यह आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 25। अब ये जो आंसर आ गया इसका, और ये कहाँ पे था हमारे पास इक्वेशन ए के अंदर, यहाँ पे। अब हम ये सारा कुछ इस इक्वेशन ए के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए थी हमारे पास y of s इक्वल्स टू, अब ये 2s की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी, तो 1/13 s minus 1 प्लस इस पे से 13 हम एलसीएम लेंगे और 13 बाहर आ जाएगा, तो 1/13 माइनस s प्लस 25 ओवर s स्क्वायर प्लस 25, ये टर्म बाहर आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें y का आंसर चाहिए था, y ऑफ s का नहीं चाहिए था, तो हम इसका
पूरी टर्म का लैप्लस ऑफ इन्वर्स ले लेंगे, लैप्लस इन्वर्स इसका भी, लैप्लस इन्वर्स इस पूरी का भी। इसका तो आ जाएगा y, ये आ जाएगा 1/13 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s-1। अगर हम देखें तो यहाँ पे जिसने हमें फार्मूला दिया हुआ है 1/s-a, ये होता है e की पावर at का फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो आ जाएगा 1/13 e की पावर t, 1t लिख लो, t लिख लो, एक ही बात। अच्छा, प्लस इसका क्या करना है, ये खैर 1/13 तो बाहर आ जाएगा। अब लैप्लस इन्वर्स ऑफ s ओवर s² + 25, एक ये चीज़ आ गई। फिर प्लस 25 ओवर s² + 25, एक ये चीज़ आ गई। इन दोनों को जो है अलग अलग करके और हम इनका लैप्लस ले लेंगे, इसका भी लैप्लस इन्वर्स और इसका भी लैप्लस इन्वर्स। ठीक है, इसका जो लैप्लस इन्वर्स हमारे पास आएगा 1/13, इसका हमने फॉर्मूला देखा है कॉस का होता, तो ये आ जाएगा कॉस 5t, ये 25 था उसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ में हमारे पास 25। इस तरह में कोई फार्मूला बनता नहीं है कि ऊपर भी k हो और नीचे भी सेम नंबर हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ना यहाँ से 5 कॉमन, 5 यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 लैप्लस इन्वर्स ऑफ 5/s² + 25। अब ये जो है ना, ये हमारा फार्मूला बनता है। अगर हम 5 को k कंसीडर करें तो ये 25 इसका k का स्क्वायर है। ये जो हमारे पास फार्मूला आता है, ये आता है साइन का। ये देखो, साइन kT, k/s² + k का स्क्वायर। तो s² तो है और ये k था कि ये k का स्क्वायर भी बन गया। तो ये हमारे पास अब इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब फाइनल आंसर आएगा 1/13 e की पावर t + 1/13 cos 5t + 5 sin 5t। यहाँ से हम आपका पेपर ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ लगी होगी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बाद में भी पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।